सो भैया जी, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। कैसे हैं? सब बढ़िया? पढ़ चुके हैं पहले भी? यही मैं सब वीडियो में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ। पहले भी पढ़ चुके हैं भैया। कल हमने खत्म किया अपना फॉरेस्ट। तो आज हमारा जो चैप्टर है पढ़ना है हमें, जो वो है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है? हमारे कंट्री का बैकबोन है, राइट? भैया जी, पेन क्यों नहीं चल रही है आपकी? एक मिनट। पेन क्यों नहीं चल रही? पेन क्यों नहीं चल रही? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखता हूँ मैं। एक मिनट का समय देना मुझे बस। ठीक है। हाँ। तो एग्रीकल्चर क्या है भैया? एग्रीकल्चर है बैकबोन। कहाँ का बैकबोन है? इंडिया। ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी भैया, कोविड टाइम में एग्रीकल्चर ने ही बचाई है। हमारे किसानों ने ही बचाई है। ठीक है, ये हमारे किसान देवता, राइट। हमारा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फील्ड है। पहले हमारी बैल से खेती होती थी, अभी ट्रैक्टर हो गए हैं, फेमस हो गए हैं। फिर अभी भी किसी किसी कामों में बैल का काम पड़ता है। अगर आप होंगे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो आपको ये चीज पता होगी। ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है बेसिकली? तो एग्रीकल्चर देखो, एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है। देखो इसमें भी आर्ट है, सब लोग खेती भी नहीं कर सकते। ठीक है। कब कौन सी खाद डालनी है, कब जुताई कैसे करनी है, राइट। तो ये एक आर्ट, एक साइंस होता है कल्टीवेटिंग का। सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं क्रॉप, और लाइव स्टॉक वहां से हम रेज करते हैं, राइट। अपने रहन सहन, अपने खाने पीने के लिए जो भी चीजें हम उत्पादन करते हैं वो हम एग्रीकल्चर से करते हैं बेसिकली। एग्रीकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि खाने पीने का सारा सामान एग्रीकल्चर से ही आता है। एग्रीकल्चर फील्ड में ही हम सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन इतना ही है कि ये एक आर्ट है, एक साइंस है। किस चीज की? कल्टीवेटिंग करने के लिए सॉइल को भाई। ठीक है, सॉइल पर कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं क्रॉप। ठीक है, और अपने लाइव स्टॉक को हम ऐसा रेज करते हैं, राइट। इतनी चीजें एग्रीकल्चर में बेसिक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। जस्ट अब इसके बाद हम चलते हैं भैया अपने टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो हम देखो बेसिकली टाइप ऑफ एग्रीकल्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे कभी पूछे नहीं गए हैं आपके पेपर में, सिर्फ नॉर्मल पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा। देखो, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक हमारी हो गई। एक हमारी हो जाती है सब्सिटेंस। ठीक है। इंटेंसिव हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है, हमारी प्लांटेशन हो जाती है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर हो जाती है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर हो जाती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो जाती है। ठीक है। बेसिकली कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। टोटल 8 प्रकार के यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर के टाइप होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो शिफ्टिंग होता है ना भैया, इसमें क्या होता है? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में हम ऐसा करते हैं कि जैसे एक क्रॉप हमने यहाँ बोई, ठीक है, इसमें हम बेसिकली शिफ्ट करते हैं क्रॉप को। अपना जो पैटर्न होता है इसमें हम प्लॉट चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, एक प्लॉट अब हमने यहाँ पर यूज किया, राइट। यहाँ पर हमने एक प्लॉट यूज किया, यहाँ पर हमने किसी चीज की खेती की। ठीक है। तो फिर अब जो दूसरा सीजन आएगा, जस्ट हम यहाँ की जो फर्टिलिटी इस लैंड की खत्म हो जाती है। जैसे अभी ये लैंड फर्टाइल है तो हम खेती यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जब इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है एट द एंड, तो ये चीजें हम शिफ्ट कर लेते हैं किसी दूसरे प्लॉट पे। ठीक है। किसी दूसरे प्लॉट पर हम खेती करने लगते हैं। यही होती है हमारी एग्रीकल्चर। ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यही है एग्रीकल्चर का पहला टाइप, कि अगर फर्टिलिटी किसी लैंड की खत्म हो गई है तो वहां से हम शिफ्ट करते हैं, दूसरे लैंड में खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसके बाद हमारी जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे इस एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या होता है ना, कि इसमें जो फैमिली होती है, फार्मर तो इन्वॉल्व ही रहता है, साथ ही साथ उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें जो क्रॉप होती है कल्टीवेट की जाती है, वो जो फैमिली के साथ की जाती है। ठीक है। और आपको बताऊं कि इसमें जैसे कुछ सरप्लस ट्रेड नहीं किया जाता है। ठीक है। इसमें जैसे फैमिली के साथ इसमें हमारा जो फार्मर होता है वो लगा होता है। ठीक है। देखो ये बेसिक टर्म है, आपसे कुछ इसमें कुछ ऐसा ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये आपको समझना है खाली। ठीक है। शिफ्टिंग में भैया जी क्या होता है? शिफ्टिंग में होता है हम प्लॉट चेंज करते हैं, फर्टिलिटी खत्म होती है, दूसरे प्लॉट पे हम शिफ्ट होते हैं, राइट। सब्सिस्टेंस में क्या होता है? तो इसमें बेसिकली हम फैमिली के साथ, हमारा जो किसान होता है फैमिली के साथ खेती करता है अपनी। ठीक है। फैमिली होती है, फार्मर होता है, इसमें कोई सरप्लस नहीं वो छोड़ता है। क्या नहीं करता? सरप्लस मतलब ट्रेड इसमें नहीं करता है। ठीक है।
मतलब अपना बेचता नहीं, खाली अपने फैमिली के लिए पैदावार करता है अपने फैमिली के साथ, ठीक है। नो सरप्लस फॉर ट्रेड, ये बेसिक चीज है, ठीक है। इतनी इस चीजें हमें इसमें पढ़नी है, बाकी इसको बहुत डीप में पढ़कर ऐसा नहीं कि बहुत डीप क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है। अब हमारी बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ठीक है। इंटेंसिव हमारी जो एग्रीकल्चर होती है भैया जी, इसमें क्या होता है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हमारे क्या होता है ना भैया, कि इसमें हमारे जो लेबर होते हैं ना, ठीक है, इसमें हमारे जो लेबर होते हैं, राइट, हमारे लेबर होते हैं, हमारे किसान जो फर्टिलाइजर, ठीक है, हमारे किसान जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर की एरिया होती है, ठीक है, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो लैंड होती है, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, ये भैया बहुत ही लार्ज अमाउंट में होती है, ठीक है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट से मतलब मेरा समझ रहे हो ना, कि मतलब एक मिनट में बता देता हूँ, एक बार पेन का कलर चेंज हो जाए ताकि समझ में आए। देखो, हमारे जो लेबर होते हैं, हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं, लार्ज अमाउंट में यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो एरिया ऑफ एग्रीकल्चर होती है वो भी लार्ज होती है, राइट। तो इसमें हमारा टोटली यही होता है एट द एंड कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हम ज्यादा ज्यादा लेबर, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा एरिया की यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है। अमाउंट ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर एंड लार्ज एग्रीकल्चर लैंड इसमें होती है हमारे इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, ठीक है। बात करें अगर हम एक्सटेंसिव की भैया जी, तो एक्सटेंसिव में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। लेबर यहाँ पर जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, फर्टिलाइजर जो होता है वो भी बिल्कुल कम यूज किया जाता है, और एरिया ऑफ एग्रीकल्चर जो होती है ना वो भी कम होती है। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पर हम ज्यादा, जहाँ पर ज्यादा एरिया, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा लेबर अपने लगाकर और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वही प्रोडक्शन हम कम लागत में करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो बेसिकली हमने पढ़ा शिफ्टिंग में भैया जी, शिफ्टिंग में क्या होता है, फर्टिलिटी खत्म होती है, दूसरे प्लॉट पे शिफ्ट होते हैं। सबसिस्टेंस में क्या होता है भैया जी, फैमिली के साथ, किसान अपने फैमिली के साथ लगता है, इसमें कोई सरप्लस ऑफ ट्रेड नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से एग्रीकल्चर में सरप्लस ऑफ ट्रेड नहीं होता है, किसान अपनी फैमिली के साथ रहता है, टिक कर देना है भैया, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव की बात कर ली, इसमें ज्यादा हमारे इंटेंसिव में ज्यादा लेबर लगते हैं, ज्यादा इसमें हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, और ज्यादा लार्ज एरिया हम इसमें कवर करते हैं, खेती करते हैं, उसे इंटेंसिव कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है हमारा एक्सटेंसिव में, ठीक है। प्लांटेशन की बात करें, हमारा जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है वो क्या होता है, तो प्लांटेशन में जो बेसिकली क्या होता है ना, कि पहले हम लैंड जो होता है अपने प्लांटेशन में, पहले हमारा जो लैंड होता है उसको हम पहले ग्रो करते हैं, ठीक है। अब देखो, सिंपल इसका क्या मतलब है, तो प्लांटेशन से क्या समझते हो, एक आपका सिंगल लैंड है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रस हो रहा है, आई थिंक यहाँ थोड़ा रस हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इरेजर ले लेते हैं, ताकि यहाँ पे रस ना हो, अगर यहाँ बाद में अगर समझना चाहो तो चीजें समझ में आए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो, ये हमारा देखो जो प्लांटेशन वाला है भैया जी, क्या होता है प्लांटेशन में, हमारी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है ना, इसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं होता, इसमें एक लार्ज एरिया होती है, ठीक है। इस टाइप के एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, कि एग्रीकल्चर लैंड जो होती है वो यूज की जाती है ग्रो करने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए, ओनली सिंगल क्रॉप, ठीक है। जैसे देखो आपका, अगर मैं यहाँ पर शुगर कैन का एग्जांपल, ठीक है, शुगर कैन एक हमारी प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एरिया यूज की जाती है, हमारी जो बड़ी सी एरिया होती है इंटायर ईयर के लिए, ठीक है, इंटायर ईयर के लिए यूज की जाती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटायर ईयर के लिए कौन से कौन से टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में हमारी एरिया पूरे साल के लिए कैप्चर्ड रहती है, पूरे साल के लिए कल्टीवेट की जाती है, तो वो हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर होते हैं। देखो शुगर कैन हम एक जगह से पहले इसको प्लांट तो करते हैं, इसकी जो बीज होती है उसको हम ऐसे ऐसे से बोते हैं खेत में, ठीक है। अगर अभी खेती अगर देखी होगी शुगर कैन की, ठीक है, तो बेसिकली यही होते हैं हमारे प्लांटेशन। हम गन्ने के जो पौधे होते हैं ना उसको हम खेतों में लगाते हैं, ठीक है, पौधे भी लगाते हैं, आपने ये भी खेती देखी होगी, पौधे भी लगाते हैं, इसलिए हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप भैया जी, कॉमर्शियल क्रॉप में कुछ बताने वाला तो है नहीं, पता होगा आपको कॉमर्शियल क्रॉप क्या होती है, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। कॉमर्शियल क्रॉप जो हम बेसिकली बेचने के लिए या फिर फॉर द सरप्लस ऑफ ट्रेड के लिए करते हैं, वही होती है हमारी कॉमर्शियल क्रॉप। कॉटन हो गया, शुगर कैन भी हमारी कॉमर्शियल क्रॉप है, राइट। मिक्स्ड एग्रीकल्चर, अगर हम कई सारी चीजें एक साथ बोते हैं, जैसे गन्ने के साथ कभी कभी हम हमारी लाही हो गई या सरसों हो गई, या फिर हम जो हमारी हम कभी कभी पोटैटो बो देते हैं, ठीक है, तो वो हमारी हो जाती है मिक्स्ड एग्रीकल्चर, ठीक है।
मिक्स एग्रीकल्चर एक साथ अगर हम 2-3 खेती कर रहे हैं तो मिक्स एग्रीकल्चर होती है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, अभी ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा मतलब हमारे जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, फर्टिलाइजर, ठीक है, तो हमारे जो फर्टिलाइजर होते हैं वो भैया यूज होते हैं ऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक से क्या मतलब होता है कि हमारे जो डंग केक होते हैं ना, डंग केक, CACK, ठीक है, डंग केक हमारे जो होते हैं, ठीक है, तो डंग केक से हमारे ये जो होते हैं डंग केक, उससे हमारे जो बनते हैं, हमारी जो खाद बनती है, ठीक है, इसमें आपको पता होगा कि हम अर्थवॉर्म का भी यूज करते हैं खाद बनाने के लिए ऑर्गेनिक, ठीक है, अर्थवॉर्म भी यूज होता है हमारी ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के बारे में पता होगा क्योंकि भी उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें भी हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी भी बढ़ावा दे रही है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, जिसमें हम फर्टिलाइजर का यूज कम करते हैं, और जो फर्टिलाइजर यूज करते भी है तो वो ऑर्गेनिक करते हैं, जो कि काऊ या बफेलो के डंग केक से बनी रहती है, जिसको हम अर्थवॉर्म से उसको ऑर्गेनिक पूरी तरीके से कंप्लीट बनाते हैं, ठीक है। तो भैया जी इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, सब्सिस्टेंस है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, प्लांटेशन है, कॉमर्शियल है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, राइट। तो इतनी चीजें हमारी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में कवर हो जाती है, राइट। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखो एग्रीकल्चर चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा बड़ा चैप्टर लगने वाला है, लेकिन देखो कुछ हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो भी पेपर में जो भी आ रहा है ना वो कवर हो जाए, ठीक है। सब नहीं पढ़ना होता एग्जाम में, और जो पढ़ना होता है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करेंगे, वेट लैंड फार्मिंग की बात करेंगे, तो ड्राई और वेट से आपको कुछ ना कुछ तो पता चल ही रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर हम ड्राई की बात करें तो क्या होता है ना कि यहाँ पर जो रेनफॉल होती है भैया, आपकी जो रेनफॉल होती है, ठीक है, क्या होती है रेनफॉल, रेनफॉल आपकी लेस होती है यहाँ पर, लगभग बात करूँ तो 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है आपकी जो ड्राई फार्मिंग वाली एरिया होती है। यहाँ पर देखो पूछ लेगा कि ये कौन से एग्रीकल्चर में हमारी पैदावार इस चीज की होती है, जैसे मैं बताऊं तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर आपका र- रागी, रागी की खेती आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बाजरा मिल जाएगा, ठीक है। वही अगर ग्राम की बात करें जो कि चना होता है, तो चना भी आपको यहाँ मिल जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड फार्मिंग में, ठीक है। वही अगर हम बात करें अगर अपनी वेट लैंड की, ठीक है, एक मिनट, वही अगर हम अपनी वेटलैंड की बात करें भैया जी, कि वेटलैंड में क्या होता है, तो वेटलैंड से ही आपको ये चीजें क्लियर होगी कि जो रेनफॉल होती है यहाँ पर, आपकी जो रेनफॉल है, रेनफॉल कैसी होती है यहाँ पर, एक्सेस रेनफॉल होती है, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पर ज्यादा होती है, जैसे आपके राइस, राइस के भी धान लगती हुई देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या क्या होता है ना कि यहाँ पर भी कुछ फसल के नाम देख लेते हैं जो जो कि जिसकी पैदावार यहाँ पर होती है ज्यादा, ठीक है। जैसे भैया जी राइस को पानी की जरूरत होती है, राइट, राइस हो गया आपका, जूट हो गया, ठीक है। जूट के बाद फिर शुगर कैन की बात करें तो ये भी हमारी वेटलैंड एग्रीकल्चर में आती है, ठीक है, शुगर कैन, ठीक है। तो भैया यहाँ पर देखो हमने पढ़ा भैया जी ड्राई लैंड फार्मिंग, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में हमारे रागी आ गया, बाजरा आ गया, ग्राम आ गया। यहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, लगभग 75 डिग्री से मतलब 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। भाई ड्राई से तुम समझ ही जाओ ना बारिश कम होगी, वेट से समझ जाओ बारिश ज्यादा होगी। तो बारिश ज्यादा कौन कौन से हमारी फसल में होता है, तो राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, एक्सेस यहाँ पर रेनफॉल होती है, सिंपल। ये समझ में आ गया ना, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भैया कि ये आपकी रागी, बाजरा, ग्राम ये ड्राई लैंड फार्मिंग से है या वेट लैंड फार्मिंग से है, या फिर आपको कुछ ना कुछ और वहां पर एग्जाम्पल आपको दे देता है कुछ ना कुछ आंसर में, जो कि आपको टिक करना रहता है। ये हमारे देखो ये ड्राई लैंड फार्मिंग है भैया, ठीक है, और ये हमारी जो है ये वेट लैंड फार्मिंग है, राइट। अब भैया यहाँ पर हमारी एक आती है फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। तो फाइबर क्रॉप्स हमसे पूछ लेता है क्वेश्चन में, आपके एफकैट में पूछ लेता है। तो हमारे जो कॉटन होते हैं, ठीक है, और हमारे जो जूट होते हैं, कॉटन जूट होते हैं फाइबर क्रॉप में होते हैं, ठीक है। हमारे फाइबर क्रॉप जो होते हैं वो कॉटन और जूट होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो जूट होते हैं ना भैया, एक मिनट, जो हमारा जूट होता है ना यहाँ पर, जूट को हम कहते हैं भैया अपने गोल्ड फाइबर कहते हैं, जूट को हम गोल्ड फाइबर कहते हैं, ठीक है। जूट को गोल्ड फाइबर कहते हैं। और आपको बताऊं कि जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन भी जो हुआ था जूट में ही, जूट के लिए ही वो हुआ था, ठीक है, जूट के लिए ही हुआ था।
और आपको साथ ही साथ ये बताऊं कि जैसे मतलब हमारे जो फाइबर क्रॉप होते हैं ना, इनके प्रोडक्शन के लिए क्या होता है ना भैया, कि जो क्लाइमेट है वो हॉट होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए और हॉट क्लाइमेट होना चाहिए हमारी फाइबर क्रॉप, हमारी जो फाइबर क्रॉप है उसको पैदा करने के लिए, राइट। खासकर जूट को, अगर हम खासकर जूट की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या पड़ा, फाइबर क्रॉप में कॉटन आती है, जूट आता है, जूट को हम गोल्ड फाइबर कहते हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इनके लिए, इनकी पैदावार के लिए चाहिए, राइट। यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अब कॉटन कैसी होती है, कॉटन के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो कॉटन हमारी जो होती है कैश क्रॉप होती है, ठीक है। कॉटन हमारी कैश क्रॉप होती है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ हमारी यहाँ पर कुछ वैरायटी ऑफ कॉटन होती है, उनके बारे में मैं बता दूं, एक मिनट। हाँ, तो हमारे कॉटन की कुछ वैरायटियां होती है, राइट। एक मिनट यहाँ देना मुझे समय। तो इसका नाम होता है ना कि देखो नरमा, ठीक है। नरमा हमारी जो एक स्टेपल कॉटन होती है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ये सीडीएस का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है भैया, उन्हें हम जानते हैं बेसिकली यहाँ पर नरमा के नाम से, ठीक है। लॉन लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ठीक है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन को हम जानते हैं नरमा के नाम से, ठीक है। तो फिर आपको साथ ही साथ ये भी मैं बताता चलूं कि जैसे ये हमारी जो कॉटन होती है ना भैया, ये ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। आपको मैंने सॉइल चैप्टर में पढ़ाया है कि ब्लैक सॉइल कैसी होती है, राइट। तो अगर नहीं देखा है तो वो चैप्टर भी देख सकते हो। कॉटन हमारी एक तो ब्लैक सॉइल में होती है, ठीक है। नरमा होती है हमारी जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है, सीडीएस का पीवाईक्यू है। देखो, और जब कॉटन का फ्लावरिंग स्टेज आता है ना भैया, हमारे कॉटन का जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब फ्लावरिंग स्टेज आता है तो यहाँ पर जो वेदर होता है ना भैया, वो स्काई हमारी जो होनी चाहिए, स्काई एकदम क्लियर स्काई मांगता है। ये हमारी क्लियर स्काई इसके लिए चाहिए हमारी, जब कॉटन फ्लावरिंग के स्टेज में आती है, ठीक है। तो भैया हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉटन हमारी जो होती है कैश क्रॉप होती है। कॉटन जब हमारी फ्लावरिंग के स्टेज पर आती है तो उसे क्लियर स्काई चाहिए। नरमा इसकी जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है उसे हम नरमा कहते हैं, बेसिकली ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। जूट के बारे में बात करें भैया, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट इसकी पैदावार के लिए चाहिए एट द एंड, राइट भैया जी। इंडिया जो कॉटन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, चाइना हमारे दूसरे नंबर पर है। ये भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगर हमने इसकी बात कर ली है तो साथ ही साथ हम इसको नहीं छोड़ते, हम रागी की भी यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। आपकी जो रागी होती है ना भैया, ठीक है, ये आपको बताऊं तो ये मोस्टली साउथ इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। मोस्टली साउथ इंडिया में पाई जाती है रागी आपकी। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो अगर एक तो पहली बात साउथ इंडिया में पाई जाती है, उसके बाद ये एक वार्म टेम्परेचर में होती है, ठीक है। रागी आपकी एक वार्म टेम्परेचर में पाई जाती है, ठीक है। रागी वार्म टेम्परेचर में पाई जाती है। साथ ही साथ मैं बताऊं तो यहाँ पर जो रेन फॉल होती है, लगभग आपको बताऊं तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है आपके रागी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रागी, देखो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। रागी के बारे में पूछा है क्वेश्चन, उसको पढ़ लिया। साउथ इंडिया में पाई जाती है वार्म टेम्परेचर में, 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, राइट। जहां जितना यहाँ पर बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आपकी जियोग्राफी से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं वीडियो से आएगा। अगर इंडियन जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन बनता है, हाँ आप यूपीएससी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन बाकी एट द एंड अभी तक जो उसने पूछा है वो इसी सब में से पूछा है भैया जी। तो अगर आपका ये प्रिपेयर है, इसका मतलब आप पूरा पेपर कर पा रहे हैं, यूपीएससी को क्रैक कर पा रहे हैं, राइट। आप मतलब यूपीएससी का क्या होता है ना कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन कभी भी डाल देते हैं, कैसे भी पैटर्न चेंज कर रहे हैं अभी तो सीडीएस में आपके। तो मतलब अगर आप ये बेसिक पढ़कर जाते हैं ना, तो आप एकदम क्वेश्चन को समझ पाते हैं सही से, ठीक है। हम सारी चीजें नहीं कवर कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। देखो बुक में कई सारी चीजें लिखी रहती है, सब नहीं पढ़ना होता। तो मैं बेसिकली यहाँ पर जो जो पॉइंटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पॉइंटर्स हमने नोट कर दिया है। जैसे ड्राई लैंड फॉर्मिंग, वेट लैंड फॉर्मिंग हो गई, फाइबर क्रॉप कौन सी है उसके बारे में पढ़ लिया है। बात करते हैं हम यहाँ पर अपने प्लांटेशन क्रॉप की, भैया जी। हमारी जो प्लांटेशन क्रॉप होती है वो कौन कौन सी क्रॉप होती है, कोई बताएगा प्लांटेशन क्रॉप के बारे में। प्लांटेशन क्रॉप के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्लांटेशन क्रॉप आपकी कौन सी होती है, तो यहां से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉफी की। कॉफी आपकी होती है एक प्लांटेशन क्रॉप। टी आपकी होती है एक प्लांटेशन क्रॉप।
रबर आपकी होती है भैया एक प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। शुगर कैन के बारे में हमने बात ही किया था, ठीक है। हमारी शुगर कैन भी एक होती है, कौन सी क्रॉप होती है? शुगर कैन भी हमारी प्लांटेशन क्रॉप ही होती है, राइट। तो शुगर कैन हो गया, हमने बात किया यहाँ पर, ठीक है। शुगर कैन के बाद हम अपनी जो बात करते हैं हमारी जो, और अगर हम क्रॉप की बात करें तो कोकोनट हो जाता है, बनानास हो जाते हैं हमारे, ठीक है। कोकोनट हो गया, फिर बनाना हो गया, ठीक है। ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप में आती है, ठीक है। तो बेसिकली भैया जी हमने क्या पढ़ा कि हमारी कॉफी जो होती है वो हमारी होती है बेसिकली प्लांटेशन, टी होता है, रबर होता है, कोकोनट, बनाना, शुगर कैन, ये हमारी होती है प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। ये चीजें हम याद रखेंगे। बेसिकली कॉफी के बारे में हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज जानने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉफी की हमारी एक वैरायटी होती है, एक वैरायटी होती है कॉफी की, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। उस वैरायटी के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक तो होती है भैया हमारी जो कॉफी की वैरायटी, उसे हम कहते हैं, उसको हम अरेबिका कहते हैं, इसको रोबस्टा कहते हैं, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट होती, बाकी तो होती और है, ठीक है। फिर लेवरिका कहते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉफी की वैरायटी होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। पूछ लेगा कि, नाम दे देगा, पूछ लेगा किस चीज की वैरायटी है ये, तो हमारी कॉफी की वैरायटी होती है, राइट। तो ये चीजें हमारी यहाँ से आपको आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से सबसे सुपीरियर कॉफी जो होती है हमारी यही होती है, अराबिका, ठीक है। तो बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप के बारे में हमने पढ़ लिया। प्लांटेशन क्रॉप हमारी कौन कौन सी होती है भैया, इतनी ही चीजें आपके एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सी क्रॉप है, वेटलैंड फार्मिंग की है या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग की है, फाइबर क्रॉप है या प्लांटेशन क्रॉप है। आराम से इसको कर पाओगे आई थिंक, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, मतलब अपने दूसरे पेज पे, क्या है दूसरी स्लाइड। अब हमारी भैया जी यहाँ पर आती हैं, हमारी जो दूसरी स्लाइड है इसमें यहाँ पर आते हैं हमारे सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप्स के हम कुछ नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो सीरियल क्रॉप्स हमारे, देखो सारी चीजें होती हैं जो कि हम अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं। वीट हो गया हमारा, ठीक है। बार्ले हो गया, यहाँ पर लिखा भी है आपको, राइस, वीट, ठीक है, आपका बार्ले, ठीक है, मिलेट। फिर क्या क्या लिखा है भैया, कॉर्न हो गया, ये मुझे ये क्या है भैया, दिखाई नहीं दे रहा, राइट, एक मिनट, राइस हो गया, ठीक है, वीट हो गया। फिर आपको बताऊं तो जैसे रेनफेड हमारी जो भी हमारा बाजरा हो गया, ये बाजरा है आई थिंक, ठीक है, बाजरा हो गया, मिलेट हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये कॉफी हमारी क्या, एक मिनट, ये क्या है भैया, भाई ये नहीं पता, मुझे दिख भी नहीं रहा इमेज में, इमेज मैंने लगा दी बाकी मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो राइस हो गया, बार्ले हो गया, यहाँ पर अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं आई थिंक, फिर भी लिख देता हूँ, राइस हो गया, ठीक है। फिर आपको आपको मिलेट मिल जाएगा, एसेट्रा, ठीक है। बाकी चीजें फिगर में है। तो हमारी ये होती है, कौन सी क्रॉप होती है, सीरियल क्रॉप्स होती है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा तीर मारने वाला जैसा है नहीं, ठीक है। यही आपसे पूछ लेगा कि व्हीट, राइस, सीरियल क्रॉप्स कौन सी होती हैं, टिक करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। कैश क्रॉप हमारी कौन सी होती है, सबसे पहले अपनी कैश क्रॉप जो होती है भैया, शुगर कैन होती है, शुगर कैन, ठीक है। शुगर कैन के बारे में कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं, अगर शुगर कैन नोट ही कर दिया है तो कुछ इसके बारे में जानते चलते हैं। देखो शुगर कैन हमारा क्या होता है ना भैया, कि हमारा ये एक शुगर कैन एक कैश क्रॉप होती है, और बेसिकली ये इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए ना भैया, वो हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, ठीक है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए हमारे शुगर कैन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि जैसे कैश क्रॉप होती है, इसको ज्यादातर अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए ही बोया जाता है, ठीक है। तो दूसरी हमारी यहाँ पर जो होती है, हमारी जो हमारी दूसरी कैश क्रॉप, उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारी जो दूसरी कैश क्रॉप है भैया, उनको आप ले सकते हैं, हमारी कॉटन जो होती है वो भी एक कैश क्रॉप होती है, ठीक है। कॉटन हमारी कौन सी क्रॉप होती है, कॉटन हमारी भी कैश क्रॉप होती है। कैश क्रॉप से क्या समझते हैं आप बताओ, कैश क्रॉप से क्या समझते हो, कैश क्रॉप से क्या समझते हो भैया, कॉटन होती है, कॉटन भी हमारी कैश क्रॉप होती है, जो कि हम खाली पैसे के लिए ही उसको पैदावार करते हैं, उसका हम स्वयं यूज नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। कॉटन को ही ले लें तो कॉटन पहले मशीनों में जाता है, फिर उसका धागा बनता है, फिर शर्ट बनता है, ठीक है। तो कॉटन हो गई। कॉटन भी की जैसे कॉटन भी हमारा कैसा होता है ना, कॉटन के बारे में भी मैंने बताया कि कैश क्रॉप होती है, इसको भी एक क्लियर स्काई चाहिए फ्लावरिंग के टाइम पे। तो भैया शुगर कैन हो गया,
शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, ये हमारी कैश क्रॉप होती है, राइट। बाकी हमारी यहाँ स्पेशल वैरायटी होती है राइस की कुछ, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगा। स्पेशल वैरायटी होती है हमारी राइस की, ठीक है। राइस बेसिकली पहली बात पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो सबसे ज्यादा ये हमारे राइस जो होते हैं वो आपके पंजाब में होते हैं, ठीक है। पंजाब के साथ साथ बात करें तो हरियाणा में मिले जाते हैं, जितना भी नॉर्थन इंडिया का प्लेन है ना वहाँ, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। इन सब जगहों पर आपको ये पाए जाते हैं आपके जो चावल होते हैं, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल में हम चावल को एक स्पेशल नाम से जानते हैं जो कि आपके सीडीएस का पीवाईक्यू है, ठीक है। तो पूछ पूछ लेगा आपसे भैया जी, कहेगा भैया जी मुझे बता दीजिए कि औस, या फिर भैया जी मुझे बता दीजिए कि अमान, या फिर बोरो, ये किसकी वैरायटी है। तो बेसिकली ये हमारी तीनों राइस की वैरायटी है, और कहाँ की वैरायटी है, तो ये वेस्ट बंगाल की वैरायटी है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको इतना लिखा था स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस, ताकि ये मैं चीजें आपको बता पाऊँ, ठीक है। अभी जैसे कॉफी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। कॉफी के बारे में अभी हमने बात किया था अपने इसके इसके पहले वाली स्लाइड पे, कॉफी के बारे में बात किया था। क्या था कॉफी का हमारे वैरायटी, कॉफी के हमने पढ़ा था अरबिका पढ़ा था, रोबस्टा पढ़ा था, लेवेरिया पढ़ा था, जिसमें अरबिका हमारी सबसे स्पेशल सबसे ब्रांडेड कॉफी होती है, राइट। वैसे हमने यहाँ पर अपने यहाँ पर हमने पढ़ लिया अपने राइस के बारे में, औस, अमान, बोरो हमारे वेस्ट बंगाल में ये पाए जाते हैं, राइट। स्पेशल वैरायटी ऑफ कॉफी तो मैंने यहाँ लिख दिया था, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, अगर यहाँ पर आ गई ये कॉफी आपकी एक बार फिर से, तो एक बार फिर से हम लिख ही देते हैं कॉफी की कितनी वैरायटीज होती है, राइट। कॉफी की हमारी वैरायटी होती है कि आपसे देखो इसमें कई सारी वैरायटी यहाँ पर दी आई थी, अराबिका दी है, रोबस्टा दी है, लेवरिका दी है, एक्सेल्सा दी है, टाइपिका दी है, ठीक है, या बोर्बन कॉफी भी दी है। ये क्या लिखा है भैया, घेल्सा, राइट, घेल्सा। ये भी आपकी कॉफी की वैरायटी है। तो बेसिकली हमारी जो यहाँ पर बेसिकली तीन वैरायटी ज्यादा फेमस है, जिसमें से अरबिका हमारी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये हमारी सबसे ब्रांडेड कॉफी होती है। इसके बाद हमारी दूसरी सबसे ज्यादा फेमस है वो रोबस्टा, ठीक है। उसके बाद तीसरी की बात करें तो तीसरी हमारी है भैया लिब्रिका, ठीक है। ये हमारी कॉफी की वैरायटी होती है। क्वेश्चन सीधा यूपीएससी में पूछ पूछ लेगा, अरबिका किसकी वैरायटी है, रोबस्टा किसकी वैरायटी है, लेब्रिका किसकी वैरायटी है, पूछ लेगा सबसे सुपीरियर कॉफी कौन सी होती है, तो वो अराबिका होती है, राइट। तो ये स्लाइड भी यहाँ पर खत्म होती है। बेसिकली एग्रीकल्चर में कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे यहाँ पर जूम कल्टीवेशन की। बेसिकली इनको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, अपने जूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग नाम होता है हमारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जूम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, ठीक है। जूम हम कहते हैं देखो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कहते हैं। वही बात करें कि पोमलू कहते हैं इसको हम मणिपुर में, दीपा कहते हैं अपने बस्तर छत्तीसगढ़ वाली एरिया में, ठीक है। और फिर दहिया कहते हैं अपने मध्य प्रदेश वाली एरिया में, पामा दावी कहते हैं उड़ीसा में, कुमारा कहते हैं इसको वेस्टर्न घाट में, ठीक है। अगर हम बात करें वॉल्टेयर की तो इसे साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं, खी कहते हैं इसको हिमालयन बेल्ट में, ठीक है। तो कुरवा कहते हैं इसे झारखंड में, अपने भारत की बात करें तो। और अगर हम इसको वर्ल्ड लेवल पर देखें तो इंडोनेशिया में लडांग के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में इसको कैगिन के नाम से जानते हैं, थाईलैंड में तमरई के नाम से जानते हैं, वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते हैं, घाना में इसको हम टुंगिया सिस्टम के नाम से जानते हैं, ब्राजील में रोका के नाम से जानते हैं, पेरू में चक्रा के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में इसको कॉन्वोको के नाम से जानते हैं, जापान में इसको किरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो भैया जी यहाँ पर हमने देख लिया कि वर्ल्ड लेवल पर हम अपने जूम कल्टीवेशन को कैसे मतलब कौन से देश में किस तरह का नाम है हमारे जूम कल्टीवेशन का, और ये इंडिया में अलग अलग स्टेट में कैसे उसके नाम है, ठीक है। जस्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी है हमारी क्रॉपिंग पैटर्न पे, ठीक है। कि कितने प्रकार के हमारे ये होते हैं, कितने प्रकार की हमारी क्रॉप होती है, अपनी क्रॉप को कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो आती है ना भैया रबी क्रॉप आती है। रबी से क्या समझते हो, धूप निकलना ना भैया। तो धूप कब नहीं निकलती है, विंटर में नहीं निकलती है। तो बेसिकली ये विंटर में हमारी रबी क्रॉप्स होती है, इसमें भी कंफ्यूजन होती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारी विंटर में होती है। बेसिकली ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच की ये क्रॉप है, ठीक है। ये क्रॉप हमारी जो होती है, एक मिनट देखो मैं पहले लिख देता हूँ कि कौन सी क्रॉप कब की होती है। ये समर की होती है। भाई फिर पेन न चेंज करनी पड़े मुझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सब कुछ साथ में लिख दूँ,
बाकी बाद में करनी पड़े तब देखा जाएगा, ठीक है। और ये हमारी जो होती है ये दोनों के बिटवीन में यूज होती है। समर और विंटर के बीच में जो भी सीजन आते हैं उसमें हमारी ये जैद क्रॉप यूज होती है, ठीक है। अब पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि लिख दिया है दोनों तरफ। रेड रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे विंटर ये लगभग अक्टूबर से शुरू होती है, ठीक है। लगभग आपको बताओ इसकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसकी बुवाई चलती है। और ये जो इसकी ये काटी कब जाती है, मतलब इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, तो अप्रैल से लेकर जून तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग पीरियड ये है और सोइंग पीरियड ये है इसका, ठीक है। हार्वेस्टिंग अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। हार्वेस्टिंग ये हार्वेस्टिंग से एच लिख दिया है और सोइंग से सीडिंग से इसको हम एस लिख दिया है, ठीक है। वही अगर हम बात करें अपने अपने खरीफ क्रॉप की, तो खरीफ क्रॉप हमारी भैया देखो इसको बोया कब जाता है, तो खरीफ क्रॉप हमारी आपकी आपकी बोई जाती है इधर जून से जुलाई के बीच में, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मानसून पर बोई जाती है जून और जुलाई के बीच में। जून से लेकर जुलाई के बीच में ये सोन होती है, बोई जाती है। बात करें इसकी कटिंग की हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है, तो सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। तो भैया क्या जानते हैं क्या होता है इसमें, ग्रोन होते हैं विंटर में, हार्वेस्टेड इन समर। ये बोए जाते हैं हमारे विंटर में, कटते हैं हमारे समर में, हमारी रबी क्रॉप। लेकिन हमारी जो खरीफ क्रॉप है ग्रो की जाती है ऑनसेट ऑफ मानसून की, और सितंबर और अक्टूबर में इनकी कटिंग होती है, मतलब हार्वेस्टिंग होती है। बेसिकली हमारे जो क्रॉप आते हैं रबी में, वीट होते हैं, बार्ले होते हैं, पीस मतलब मटर होती है, ग्राम चना होता है, मस्टर्ड होती है, सरसों, ठीक है। ये हमारे रबी क्रॉप में आते हैं। वही बात करें अगर खरीफ क्रॉप की, तो पैडी धान आता है, मेज मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, ठीक है, मूंग आ जाता है, कॉटन आ जाता है, जूट आ जाता है, सोयाबीन की खेती कर लेते हैं हम खरीफ सीजन में अपने, ठीक है। जो कि हमारे जून जुलाई में बोए जाते हैं, कटाई उनकी होती है सितंबर से अक्टूबर में। बात करें यहाँ पर अपनी जैद क्रॉप की हमारी जो होती है, तो शॉर्ट सीजन की होती है भैया। ये दोनों के मिडिल में इनकी पैदावार होती है। ये सब्जियों की बात करते हैं, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, ये हमारे आते हैं जैद क्रॉप, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या पढ़ा भैया, रबी क्रॉप जो होती है, रबी को हम सूरज से डिनोट करते हैं, तो सूरज नहीं निकलता है ठंडी में, ठीक है। तो हमारी रबी क्रॉप हो गई ये ठंडी वाली, ठीक है। ठंडी में बेसिकली ये ठंडी वाली क्रॉप हो गई है, सूरज नहीं निकलता। इसमें हम गेहूं बो लेते हैं अपना अपना गेहूं बोते हैं, बारले बोते हैं, मटर बो लेते हैं, चना बोते हैं, ठीक है, मस्टर्ड सरसों बो लेते हैं। काटते इसको कब है, गर्मी में, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर अप्रैल से जून में। लेकिन वही अगर पैडी मक्का हो गया, मेज हो गया, ज्वार बाजरा मूंग हो गया, तो इन सबको हम बोते हैं जून जुलाई के टाइम पर। लेकिन कटिंग कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में करते हैं। और हमारे जो बीच में हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं ठंडी और गर्मी के बीच में, जैद क्रॉप होती है जिसमें वाटरमेलन मस्क मेलन हो जाता है, ठीक है। बेसिकली भैया जी इसमें इतना ही था। बाकी हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ टाइप ऑफ सेटलमेंट की। कुछ टाइप ऑफ सेटलमेंट हमारे होते हैं अपने जियोग्राफी में, जिससे क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ाना ये इंपॉर्टेंट है। तो भैया रूरल सेटलमेंट होते हैं कुछ प्रकार के, एक हमारे होते हैं एकदम आपके ये होते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्वेश्चन आया आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्लस्टर सेटलमेंट में क्या होता है। क्लोजली घर बने होते हैं सबके, ठीक है। हमारे जो घर बने होते हैं वो क्लोजली बिल्ड होते हैं क्लस्टर में। अगर हम यहीं पर हेमलेटेड की बात करें, तो एक यूनिट में बिल्ड होते हैं हमारे जो भी घर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें अपने कि हमारे डिप्रेस्ड जो सेटलमेंट है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आइसोलेटेड होते हैं, बहुत दूर दूर घर होते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड बिल्ड होते हैं हमारे जितने भी होम होते हैं। साथ ही साथ अगर अर्बन सेटलमेंट की बात करें, तो भैया यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है बस, नॉन एग्रीकल्चर। बाकी यहाँ पर कुछ सेटलमेंट से ऐसे अलग है नहीं, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता है बस हमारे अर्बन सेटलमेंट में। तो भैया क्लस्टर्ड में क्या होता है, क्लोजली घर बने होते हैं हमारे। हेमलेटेड में क्या होता है, यूनिट यूनिट में बटे होते हैं, जैसे चार पांच घर यहाँ बना दिया, ठीक है, तीन चार घर यहाँ बना दिए, यूनिट यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। और डिप्रेस्ड में हमारे सब आइसोलेटेड होते हैं, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, ठीक है। ये हमारे हो गए आपके आइसोलेटेड। और अर्बन सेटलमेंट में, अर्बन में आपको पता होगा शहर में खेती कम होती है, तो अर्बन सेटलमेंट में वहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर हमारे लैंड होते हैं, ठीक है। अब देखो भैया जी लास्ट में आई थिंक यही मेरा लास्ट, ये लास्ट लास्ट स्लाइड है ना, हाँ बिल्कुल ये लास्ट स्लाइड थी। एग्रीकल्चर में इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए जरूरी है आई थिंक, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये बताओ कि कल्चरेबल
वेस्ट लैंड कौन सी होती है? कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी होती है? साथ ही साथ पूछ लेगा कि हम ये बताओ कि हमारी करंट फेलो कौन सी होती है? हमारी करंट फेलो क्या होती है? फिर दूसरी चीज पूछ लेगा कि हमारे फेलो अदर देन करंट फेलो। क्वेश्चन भैया इससे डायरेक्टली आया इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है देखो। तो हमारी जो, एक मिनट डार्क कर लेते हैं, हाँ। तो हमारी जो अभी हमारी कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है, ठीक है। ये तो ये हेडिंग है, ठीक है। ये हमारी कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारी जो होती है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारी जो होती है, सबसे पहली होती है, इसको एक मिनट यहाँ पर मिटाना भाई, क्या हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले हमारी जो लैंड होती है, सबसे पहले लैंड हमारी जो होती है भैया, वो होती है हमारी, सबसे पहले लैंड जो होती है वो फिलो लैंड होती है। वो हमारी फेलो लैंड होती है, जहां पर भैया 5 साल से एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर नहीं हुआ 5 साल से, उसे हम फेलो लैंड कहते हैं। और बात करें अगर हम कि अगर 1 साल से खेती नहीं हुई है, अगर 1 साल से खेती नहीं हुई है, तो भैया वो हमारे हो जाते हैं करंट फेलो। और जैसे अगर हम बात करें कि हमारे जो 1 साल से लेकर और 5 साल के बीच में अगर खेती नहीं हुई है, 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर खेती नहीं हुई है, तो वो हमारे होते हैं फेलो अदर देन करंट फेलो। 1 साल से 5 साल तक जिसमें खेती नहीं होती है, ठीक है भैया। जो हमारे अनकल्टिवेटेड रहते हैं 1 से 5 साल तक, उन्हें कहते हैं भैया फेलो अदर देन करंट फेलो। जो 1 साल के लिए हमारे अनकल्टिवेटेड रहते हैं उन्हें कहते हैं करंट फेलो। और जो 5 साल से ज्यादा के लिए हमारे अनकल्टिवेटेड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं फेलो लैंड, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बताना था। बाकी अब यहाँ पर कुछ भैया आपके लिए बचा नहीं ऐसा जो मैंने आपको बताया ना हो और आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है, मैंने भी कहीं पढ़ी है किसी चैनल से, किसी के वीडियो से, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमारी एक जो ग्रीन टी होती है, ठीक है। हमारी जो ग्रीन टी होती है, वो टी का जो पेड़ होता है उसके जो अनफ्रेगमेंटेड अनफ्रेगमेंटेड हमारे जो उसका पार्ट होता है, उससे हमारी ग्रीन टी बनती है। और जो जो हमारे फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं, उससे हमारी ब्लैक टी बनती है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ सकता है इसलिए मैंने बता दिया कि जो ग्रीन टी होती है उसे वो हमारे अनफ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं, हमारे टी के प्लांट के फ्रेगमेंटेड पार्ट होते हैं, उससे हमारी ब्लैक टी बनती है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बाकी टी प्रोडक्शन में यहाँ पर हमारी सबसे टी प्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा चाइना आता है, उसके बाद हमारा इंडिया आता है, ठीक है, टी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर ऐसा आप कुछ और यहाँ पर पढ़ने वाला है नहीं ऐसा आपके लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो और नहीं पढ़ना ना भाई। एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं गया भाई, देख लेते हैं, छूटा तो नहीं है। हम्म, हम्म, एक मिनट, जगह खाली यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ। सीजनल क्रॉप इसमें मैंने कुछ बताया था ना, इसमें क्या पढ़ा था, एक मिनट कुछ पढ़ा था इसमें मैंने अलग से, एक मिनट। हाँ, जैसे मैं बताऊं कि जैसे हमारे जो जो सीरियल क्रॉप होती हैं, इनको एक हमारे फाइन में बांटते हैं, एक फाइन सीरियल, एक फाइन ग्रेन होते हैं इनके, साथ ही साथ एक हमारे कोर्स होते हैं, ठीक है। फाइन में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो फाइन में हमारे राइस हो गए, व्हीट हो गया, ये फाइन सीरियल क्रॉप होती है। और कोर्स की बात करें तो इसमें हमारा रागी हो गया, बाजरा हो गया, और ये सब हो गया, ठीक है। तो भैया हमारी चीजें यहाँ पर होती हैं खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने आज? सबसे पहले भैया हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या होता है।
उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कितनी होती हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़े अपने 2 पेज में, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म थे जो हमने 2 पेज में लेकर उसको आराम से पढ़े। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि जूम कल्टीवेशन को कौन-कौन से नाम से जानते हैं इंडिया में, साथ ही साथ बाहरी कंट्री में। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ा, रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्या होती है, जैद क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर टाइप्स ऑफ हमारे जो सेटलमेंट होते हैं, इसको हमने पढ़ लिया जो कि क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर पढ़ा कि मतलब हमारी जो 5 साल के लिए अनकल्टिवेटेड लैंड होती है उसको हम कहते हैं फेलो लैंड, और हमारी जो 1 साल के लिए अनकल्टिवेटेड होती है उन्हें करंट फेलो कहते हैं। साथ ही साथ 1 साल से 5 साल के बीच में जो अनकल्टिवेटेड होती है, अनकल्टीवेटेड लैंड जो होती है उन्हें हम कहते हैं फेलो अदर देन करंट फेलो। हमारी ग्रीन टी जो होती है बेसिकली अनफ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ ट्री से बनती है, जो हमारे टी के होते हैं। और हमारी जो ब्लैक टी होती है फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ टी से बनती है। भाई अगर हम बात करें इसमें रैंकिंग में, तो हमारी टी के प्रोडक्शन में चाइना सबसे नंबर 1 पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो हो गया ना द इंड। इतना छोटा सा आपका एग्रीकल्चर का चैप्टर था। बाकी एग्रीकल्चर में इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आकर कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ इससे बाहर आया था। दैट्स ऑल। अभी तक तो नहीं पूछा यूपीएससी ने, बाकी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ, इससे बाहर भी पूछ सकता है, लेकिन बाकी आपकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसके अंदर ही पूछेगा, ठीक है भैया जी। तो भैया जी यहाँ पर हम करते हैं अपने लेक्चर को खत्म, ठीक है। और अगर पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, राइट। बेसिकली व्यूज नहीं आ रहे, अगर आप आए हैं तो अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन कहे। नहीं तो अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो दूसरे चैनल पर आप जा सकते हैं, स्टक मत रहिए। एग्जाम में आपकी बेसिकली अभी 4 महीना बचा है, तो दूसरा चैनल देख लीजिए जहाँ पर आपको चीजें समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।